अपना नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करना, यानी कि जो विषमांगी मिश्रण है उसको हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, परंतु जो समांगी मिश्रण होता है उसको पृथक करने के लिए हम विशेष प्रकार की विधियां काम में लेते हैं, जिनको अपने रासायनिक विधियों के नाम से जानते हैं। अपनी पहली विधि है वाष्पीकरण विधि। यह विधि सामान्यतः रंग वाले जो घटक हैं, रंग वाले घटक यानी कि जो डाई वगैरह है, उनको पृथक करने के लिए अपने काम में लेते हैं और इस विधि को अपने वाष्पीकरण विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि की सहायता से अपने पदार्थों को पृथक करने के लिए एक विशेष प्रकार का बीकर लेंगे जो कांच से बना होता है। इस बीकर के अंदर अपने जल डाल देंगे और बीकर के ऊपर अपने एक वाच ग्लास रखेंगे। वाच ग्लास सामान्यतः कांच की ही एक तरह से प्लेट होती है जिसे अपने वाच ग्लास बोलते हैं। इस वाच ग्लास में जो अपना रंग वाला घटक है, यानी जो डाई है या स्याही है, वो डाल देंगे और बीकर के नीचे अपने स्टैंड की सहायता से एक बर्नर लगाएंगे ताकि अपने बर्नर की सहायता से बीकर का जो पानी है उसको अपने गर्म कर सकें। ध्यान रखना, अपने प्रत्यक्ष रूप से स्याही को गर्म करना नहीं चाहते हैं, हम केवल इस पानी को गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बर्नर की ज्वाला को जलाएंगे तो धीरे धीरे जो पानी है उसका तापमान बढ़ने लगेगा, पानी उबलने लगेगा, पानी गर्म होगा, उसकी वाष्प है वो वाच ग्लास की सतह से टकराएगी। तो वाच ग्लास की सतह से टकराने के उपरांत जो वाच ग्लास के ऊपर रखी हुई स्याही है उसकी भी वाष्प बननी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस वाच ग्लास की स्याही के अंदर मौजूद जो जल है वो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगेगा और कुछ देर के पश्चात हम यह अवलोकन करेंगे कि क्या वाच ग्लास के अंदर कुछ शेष बचा है। तो जब हम अवलोकन करते हैं तो ये हम पाते हैं कि जो वाच ग्लास है इसके अंदर से पानी है वो तो पूरा वाष्प बनकर उठ चुका है और जो वाच ग्लास है उसके अंदर अपना जो एक रंग है जिसे अपने डाई वाला घटक बोलते हैं, वो डाई वाला घटक अपने को शुष्क रूप के अंदर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जल की सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पदार्थ की अपने वाष्प बनाने की जो क्रिया है इस विधि को अपने वाष्पीकरण विधि के नाम से जानते हैं। वाष्पीकरण विधि का उपयोग हम पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि समुद्र के जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है उस नमक को प्राप्त करने के लिए भी अपने वाष्पीकरण विधि काम में लेते हैं। समुद्र के पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों के अंदर भर दिया जाता है और प्रकाश की सहायता से उसकी वाष्प बनाकर उस वाष्प में से पानी को उड़ा दिया जाता है और क्यारियों के अंदर जो नमक है वो शेष बच जाता है। तो यह विधि अपनी वाष्पीकरण विधि के नाम से जानी जाती है। दूसरी अपनी विधि है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण जिसे अपने सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि अपकेंद्रीकरण एक विशेष प्रकार की विधि है। यह विधि सामान्यतः जो कोलाइडल विलयन है उसके लिए काम में ली जाती है। अपने ने 3 प्रकार के विलयन पढ़े थे, विलयन, निलंबन और कोलाइडल। जो कोलाइडल है उसको पृथक करने के लिए अपने अपकेंद्रीकरण विधि काम में लेते हैं। वास्तव में कोलाइडल होता क्या है, मैंने उदाहरण भी दिया था कि जैसे दूध है, स्याही है, ये कोलाइडल विलयन है। इनके अंदर जो विलय के कण हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए सामान्यतः अपने यदि छानने की विधि अपनाएं, छानना यानी फिल्ट्रेशन की विधि अपनाएं तो वो कण चलनी के द्वारा चलकर अंदर चले जाते हैं, इसलिए विलायक में से विलय को अपने पृथक नहीं कर सकते। तो कोलाइडल विलयन को पृथक करने के लिए अपने जो विधि काम में लेते हैं उसे अपने अपकेंद्रीकरण विधि के नाम से जानते हैं। अपकेंद्रीकरण विधि में एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसे अपने अपकेंद्रण यंत्र बोलते हैं। अपकेंद्रण यंत्र, इस अपकेंद्रण यंत्र की सहायता से जो अपना दूध है या स्याही है उसको विशेष प्रकार से मथा जाता है, यानी कि बिलोया जाता है, जिसकी सहायता से जो हल्के कण हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और जो भारी कण होते हैं, भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अपनी इस विधि की सहायता से कोलाइडल मिश्रण को, विलयन को अलग कर सकते हैं। यह विधि सामान्यतः हमारे घरों के अंदर भी अपने को देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी माताएं बहनें हैं वो जो अपने दूध है या फिर दही है उससे घी को पृथक करने के लिए
इस विधि को काम में लेते हैं। घी क्योंकि हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और जो छाछ है वो भारी होने के कारण नीचे रह जाती है, जिसे अपने मधानी की सहायता से पृथक करते हैं। अथवा हमारे घर पर भी हम इस क्रियाकलाप को देख सकते हैं। हमारी जो जूस बनाने की मिक्सी होती है, उस मिक्सी की सहायता से भी अपने अपकेंद्रीकरण विधि को काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से, या फिर हमारे घर पर हमने देखा है एक मथनी होती है जिसको गोल गोल घुमाकर हम दही है उससे छाछ वगैरह बनाते हैं या दाल के अंदर अपने चलाते हैं। तो वह विधि भी अपने अपकेंद्रीकरण विधि ही है जिसे अपने घरेलू स्तर पर काम में लिया जाता है। अपकेंद्रीकरण जो विधि है इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। उदाहरण, इसका सबसे पहला उपयोग है कि रक्त और मूत्र की जांच में, रक्त व मूत्र की जांच में, क्योंकि जो रक्त होता है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कणिकाएं पाई जाती है और उतनी महीन होती है कि ये सामान्य छानने के उपकरण के द्वारा बाहर आ सकती है। इसलिए वहां पर अपने अपकेंद्रण विधि द्वारा इनको अलग करते हैं। मूत्र के अंदर जल, यूरिया इत्यादि होते हैं तो वो भी घुलनशील अवस्था में होते हैं, तो उनको भी पृथक करने के लिए अपने अपकेंद्रण विधि अपनाते हैं। इसका दूसरा विशेष अनुप्रयोग है बेकरी उद्योग में। बेकरी उद्योग या फिर अपने बोल सकते हैं जिसे डेयरी उद्योग। तो डेयरी उद्योग के अंदर जो दूध है उसमें से क्रीम को पृथक किया जाता है, तो वहां पर क्रीम को पृथक करने के लिए भी अपने इस विधि को काम में लेते हैं। सामान्यतः हम आजकल ज्यादातर बाजार से पैकेजिंग का दूध वगैरह लाते हैं तो उस पर अलग अलग मात्रा में फैट यानी वसा की मात्रा लिखी होती है, इसके अंदर इतनी वसा है, इसके अंदर इतनी वसा है। तो उसको अलग करने के लिए उसमें से जो फैट निकाली जाती है वहां पर उस बेकरी उद्योग के अंदर भी अपने इस विधि को काम में लेते हैं। इसी तरह से जो कपड़े धोने की मशीन है, कपड़े धोने की मशीन, उसमें भी हमने देखा होगा एक विशेष प्रकार से सेंट्रीफ्यूजन यंत्र चलता है। कपड़े धोने के पश्चात उनको सुखाने के लिए अपने अपकेंद्रण विधि के द्वारा कपड़ों को सुखाया जाता है। पृथक्करण विधि, जिसे अपने कीप पृथक्करण के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि कीप पृथक्करण विधि कहां पर काम में ली जाएगी। ऐसे दो द्रव जो कि अघुलनशील हो, यानी कि अघुलनशील यानी कि जो अपने आप में घुलते नहीं हैं, द्रवों को, अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए हमें कीप पृथक्करण विधि को काम में लेते हैं। इस विधि में जो विशेष प्रकार का उपकरण काम में लिया जाता है उसे हम पृथक्कारी कीप के नाम से जानते हैं। जो ये है ये अपनी पृथक्कारी कीप है। इस पृथक्कारी कीप के अंदर हम तेल और पानी का घोल बनाकर उसे डाल देते हैं। पहले हम तेल और पानी को आपस में मिला देंगे, अच्छी तरह से घोलेंगे और उसके बाद इस पृथक्कारी कीप के अंदर अपने तेल और पानी को घोल है वो डाल देंगे। यह बात हम जानते हैं कि तेल और पानी है आपस में कभी घुलते नहीं हैं। हालांकि कुछ समय जब घोलेंगे उस समय घुल जाएंगे, लेकिन जब इस पृथक्कारी कीप में डालने के पश्चात 5 या 10 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे तो इन दोनों द्रवों की अलग अलग सतह बन जाएगी। तेल क्योंकि हल्का होता है इसलिए तेल की सतह बन जाएगी पृथक्कारी कीप के ऊपर, और जो पानी है वो क्योंकि तेल से भारी होता है इस कारण से उसकी सतह वो पृथक्कारी कीप में नीचे बन जाएगी। तो दोनों द्रवों की अलग अलग सतह बन जाएगी। अब इस पृथक्कारी कीप के नीचे एक स्टॉप कार्क लगा होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में टोंटी भी बोल सकते हैं। तो जब हम इस स्टॉप कार्क को खोलते हैं तो खोलने के पश्चात क्योंकि पानी की सतह नीचे है तो वह पानी है वो अपने एक बीकर के अंदर अलग से एकत्रित कर लेते हैं। जैसे ही पूरा पानी यहाँ से इस पृथक्कारी कीप में बीकर में आ जाता है, ठीक वैसे ही अपने स्टॉप कार्क को बंद कर देंगे। तो अपना जो पानी है वो तो अपने अलग से बीकर या कांच के गिलास में इकट्ठा हो जाएगा और जो तेल है वो इस पृथक्कारी कीप के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से दो अघुलनशील द्रव यानी तेल और पानी है उनको अपने आसानी से अलग अलग कर सकते हैं और इस विधि को अपने पृथक्कारी कीप विधि के नाम से जानते हैं। यदि हम घर पर भी इस प्रयोग को करना चाहें, घर पर भी इस विधि को कर देखना चाहें, गतिविधि करना चाहें, तो हमारे जो ड्रिप लगती है जिसे ग्लूकोज की अपने बोतल लगाना बोलते हैं, उसकी सहायता से इस प्रयोग को अपने कर सकते हैं। उस ग्लूकोज की खाली बोतल के अंदर हम
पृथक्कारी जो अपना अघुलनशील द्रव्यों का मिश्रण है तेल और जल, उसको डाल देंगे और उसके नीचे एक विशेष प्रकार का गोल बटन होता है, उस बटन को अपने खोलते जाएंगे तो जो पाइप लगी है उस ड्रिप के सहारे उस पाइप से पानी को अलग कर लेंगे और जो तेल है वो उस बोतल के अंदर शेष रह जाएगा। तो इस तरह से अपने दो अघुलनशील द्रव्यों को पृथक्कारी की विधि की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं।